बहुत ही इसका अच्छा एस्पेक्ट होता है कि जैसे लैंग्वेज के बारे में हम कहें, भाषा के बारे में हम कहें या जुबान के बारे में, तो हर जुबान बहुत मीठी जुबान, प्यारी जुबान, और जिसकी जो जुबान है वो उसे बेहद अजीज होती है। दुनिया की हर जुबान में एक छा जाने वाली कैफियत होती है। जितनी भी दुनिया की जुबानें हैं आज, इसके ऊपर भी आखिर क्या वजह है कि हम हिंदुस्तानी अपनी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं पिछड़ते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। अब भाषा में तो दो जुबान होती है, एक अच्छी जुबान और एक बुरी जुबान। आमतौर से हम यूज करते हैं कि जब कोई बुरी भाषा करता है तो हम उससे कहते हैं कि ये जुबान, लैंग्वेज बहुत बुरी है, ये गाली गलौज की है, ये बुरा कहने की जुबान है। तो उसको हर एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक उसे कंडम करता है। लेकिन हर वो भाषा, हर वो जुबान जो हमने अपनी माँ से सीखी, अपने घर से सीखी है, उसकी एक अलग खूबी होती है। इसीलिए दुनिया में मातृभाषा की, मदर टंग की, मादरी जुबान की बड़ी अहमियत, और यही वो जुबान होती है, मादरी जुबान जो होती है। देखिए, जिसके ऑन हो वो जरा से वो कर ले, क्योंकि फिर उससे हम डिस्टर्ब होंगे। Sir, आवाज please बहुत आ रही mute है। your mic. अगर माइक आपके सबके खुले रहे तो फिर, या तो फिर मैं अपना माइक बंद कर। तो इसमें हम सिर्फ ये बताना चाहते थे कि हर बच्चे की हम जब परवरिश करते हैं तो पहली जो भाषा हम अपने घर में, अपने माहौल में देते हैं, माँ तो देती ही है, लेकिन माँ के अलावा हम भी, फादर भी, या दूसरे लोग भी, दादा और नाना भी जो देते हैं, वो इसे प्यार की भाषा देते हैं, मोहब्बत की भाषा देते हैं, अपनाइयत की भाषा देते हैं, इग्नोरेंस की भाषा देते हैं। तो जब ये भाषा इतनी अहम हो जाती है, ये जुबान इतनी अहम हो जाती है, तो आखिर रोजी रोटी की भाषा हम पर इतनी हावी क्यों हो गई? यकीनन दुनिया में आज अंग्रेजी के बगैर कुछ भी नहीं है। क्यों? कभी ये सवाल उठाया हमने अपने ज़हन में, एज ए टीचर होते हुए? अंग्रेजी की इसलिए कि हम अगर नहीं भी हासिल कर सके तो हमारे बच्चे और या बच्चों के बच्चे अच्छी जॉब हासिल कर सके, अच्छा कैरियर बना सके, अच्छी उनकी लाइफ गुजर सके। बुनियादी चीज है। लेकिन क्या इसके अलावा लाइफ में कुछ और नहीं है? अभी बहुत दूर नहीं जाइए, कोविड-19 का जो आपके साथ हम सबके सामने जमाना था, ईश्वर करे कभी भी ऐसा जमाना ना आए जहां मालूम हुआ सारी कदरें, सारी वैल्यूज, सारी परंपराएं खत्म हो गई। बहुत तरक्की हम कर चुके थे तब हमें मालूम हुआ। तो इसके साथ अगर हम अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग से भी लिंक बनाए रहें, जैसे आज हम जिक्र करना चाहेंगे उर्दू जुबान के। पहले उर्दू की उर्दू जो है विदेशी, क्योंकि उर्दू इसी देश में पैदा हुई। ये दूसरी बात है कि 1947 में किसी ने कब्जा कर लिया इस जुबान पर और कहने लगा ये हमारी भाषा है। वरना ये जुबान जहां जरूरतन परवरिश पाई, जरूरतन मैंने लफ्ज इसलिए कहा कि एक जुबान हम अपने माँ से सीख के आते हैं, अपने घर से, अपने खानदान से, अपनी फैमिली से। यही जब घर और खानदान और फैमिली बड़ा होता जाता है तो ये कंट्री बन जाती है, देश बन जाता है, और देशभक्ति का भी जज्बा में पैदा होता है। तो जब ये जुबान यही पैदा हुई और इसमें सब कुछ हुआ है, तो फिर क्या है? हम ये क्या कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ अरबी, फारसी और तुर्की के लफ्ज हैं?
क्या इसमें संस्कृत, हिंदी, अवधी, दक्कनी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती के नहीं? अगर ये है सब, तो इसीलिए यहाँ पैदा हुई है। और जब आप में से कोई भी हिंदुस्तान से बाहर जाता है, तो आइडेंटिटी बस यही होगी, वो वहां अगर ईरान भी जाएगा तो वहां ईरानी भाषा है, अरब भी जाएगा तो वहां अरबी की लैंग्वेज है, ईरान भी जाएगा तो वहां पर्शियन है, उर्दू नहीं है। तो इस तरह से कि इसका दायरा बड़ा हो जाता है मादरी जुबान के। ऐसे हर जुबान हर एक को अजीज होती है, और इसलिए भी अजीज होती है कि उसे उसे उसकी माँ ने सिखाया है, तो उसकी माँ ने कभी नफरत तो सिखाया ही नहीं। कोई भी दुनिया की ऐसी माँ नहीं होगी जिसने नफरत सिखाया हो, जिसने हकारत सिखाया हो, जिसने ये बताया हो कि तुम दूसरों से दूर रहो, इज्जत ना कर। तो इसीलिए कहा जाता है कि उर्दू, और इससे पहले जब खुसरो ने इसे कहा था तो हिंदवी कहा है, हिंदुस्तानी जुबान का। तो इस हिंदुस्तानी जुबान तो सूफी संतों की जुबान है, और वही सूफी संत वो काम करते हैं जो माँ करती है। वो हमें वो चीजें सिखाते हैं जिससे हम एक सही इंसान बन सके, एक अच्छे नागरिक बन सके। बहुत बड़ी बात होती है कि एक पहले हम एक अच्छे इंसान बने, फिर उसके बाद एक अच्छे नागरिक बने, फिर एक अच्छे पड़ोसी बने। और ये सब हमें सदियों से सिखाया है। जरा से आप बैक पे चले जाइए, खुसरो या बाबा फरीद को देखिए, कबीर और रसखान को देखिए, साईं बाबा और शिवव्रत लाल वर्मन को देखिए। क्या मैसेज है इनके, क्या चीजें इन्होंने हमें दी है कि बोलचाल की जुबान, दो जुबानें अब हो गई, एक बोलचाल की जुबान जो हम सब समझते हैं, और एक लिखने पढ़ने और रोजी रोटी की जुबान। जब उर्दू में हम क्लास लेंगे तो उर्दू के लिहाज से रखेंगे, हिंदी के हम क्लास ले रहे हो तो हिंदी के लिहाज से रखेंगे, पंजाबी, गुजराती, मराठी, किसी की भी हम क्लास जब ले रहे हैं तो उस चीज के आदाब को रखेंगे। तो बहुत बड़ी चीज है, इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करना चाहते थे। एक दोहा सुनाकर हम अपनी बात शुरू करेंगे। दोहा 21वीं सदी का है, कबीर का नहीं, इसलिए कि कबीर तो हमारे लिए आइडियल है, और जो उन्हें कहे अनपढ़ है वो समझ लीजिए वो सिर्फ डिग्री वाला है, पढ़ा लिखा। सातों दिन भगवान के, सातों दिन भगवान के, ये 21वीं सदी का दोहा। क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोवे देर तक, भूखा रहे फकीर। अब आप देख लीजिए कि ये प्रैक्टिकल लाइफ है। भूखे न रहने की वजह से तो हम दूसरी जुबानें, विदेशी भाषा सीख रहे हैं। जरूर सीखें हम विदेशी भाषा, लेकिन अपनी भाषा को हिकारत से ना देखें, इग्नोर ना करें, उसकी तौहीन ना करें, क्योंकि उसकी तौहीन माँ की तौहीन है, मातृभाषा की तौहीन है। और इसीलिए देशभक्ति के लिए भी जरूरी है कि कभी भी अपने वतन को किसी के भी मुकाबले में कोई भी हो कम तर ना समझे। उर्दू का ही एक शेर यहीं पे आपको सुना दे, फिर दोहे की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको कहने वाले शायर ने कहां तक कह दिया है। जो सभ्यताएं हैं, जो कल्चर है, जो तहजीब है, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। कौन कह रहा है? अल्लामा इकबाल। शायर की इमोशनल को देखिए, उसकी दिली कैफियत को देखिए, उसके मैसेज को देखिए। अल्लामा इकबाल जिन्होंने जर्मनी में पढ़ा, अल्लामा इकबाल जो फिलासफर है, अल्लामा इकबाल जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में लेक्चर दिए हैं,
बहुत दिनों तक, लेकिन अपने वतन वापस आ गए और अपने वतन में अपनी जगह सियालकोट, जो उस वक्त इंडिया में ही सब था, वहीं रहे और वहीं मर गए। तो अब वो ये कह रहे हैं, और क्या कह रहा है, गौर करिए। अगर हमने गौर नहीं किया तो हम पूछते रहेंगे, सब्जी बेचने वाले, तेरा धर्म क्या है, तेरी जात क्या है, तेरी आइडेंटिटी क्या है? कोई आइडेंटिटी नहीं होती। इंसानियत सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है, शराफत सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है, मोहब्बत सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है। वो शख्स कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसने नहीं कहा कि उसके सामने मक्का भी है और मदीना भी है, इसलिए यकीनन वो आइडियल हैं। मक्के और मदीने इसी के लिए, हर एक के लिए, हर धर्म के मानने वाले के लिए उसका तीर्थ स्थल। लेकिन जब मुल्क की बात आती है, वतन की बात आती है, अपनी मिट्टी की बात आती है, तो वो सबसे अफजल होते हैं। जैसे चाहे जितने कोई हो, माँ से ज्यादा बड़ा कोई नहीं होता है, मातृभाषा से बड़ा कोई नहीं होता है, मादरे वतन से बड़ा कोई नहीं होता है। ये जज्बा सबको मिलता है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने ये काम किया था। इस तरह के दोहे, फिर 21वीं सदी का दोहा सुनिए, हम आज के दोहे आपको सुना रहे हैं। अच्छी संगत बैठ के, अच्छी संगत बैठ के संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। हम जिसके साथ रहेंगे, जिसके साथ बैठेंगे, जिसके बिहेवियर को कर लेंगे, तो वो उसी तरह से हो जाएगा। ये दोनों मैंने दोहे आज को आपको सुनाए हैं, ये निदा फाजली के। तो ये, इसमें चाहे जितना आप कहते चले जाएं, इसमें सारे अल्फाज जो मिल रहे हैं जो हिंदुस्तान से रहे। फिर सुनिए, आप जाते हैं, अभी कोविड-19 की बात मैंने की। कोविड-19 में एक आइडियल सबूत और सामने आ गया है, कोई किस पे बुरा ना माने। हर गुरुद्वारे का दरवाजा खुल गया कि आओ, और तुम भूखे हो तो खाओ। यहाँ नहीं पूछा गया कि तुम कौन हो, उस भूखे को खाना दिया गया। गुरु ग्रंथ की यही तालीम है, श्री रामचंद्र की यही तालीम है, हर बड़े बुजुर्ग की यही तालीम है। तो यहाँ भी फिर वही देखिए, निदा फाजली का एक शेर सुना दें आपको जुबान के लिहाज से, और आज का सुना इसलिए कि हम कल के नहीं सुना रहे हैं आपको, कि आप कहेंगे जमाना बदल गया। तो फिर सुनिए, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। पुस्तक का ज्ञान क्या है? गुरु ग्रंथ पुस्तक है, इस पुस्तक का यही ज्ञान है। कुरान हकीम पुस्तक है, इसका यही है। गीता पुस्तक है, उसका यही उपदेश है, यही ज्ञान है। कुछ भी पढ़िए आप, लेकिन जब ये सब चीजें आपको दे रहे हैं, तो इससे हम बच क्यों चले जा रहे हैं? कल तक तो हमें हमारे पूर्वज पढ़ाए जा रहे थे, हमारे बुजुर्ग पढ़ाए जा रहे थे। आज बच्चे से पूछिए तो ये जानेंगे नहीं कि माँ बाप ने कहा चलो हम तीर्थ स्थान चलेंगे, नहीं चल सकते हैं। तो अगर हम आज अपने नवासे से कहेंगे तो वो कहेगा अच्छा है, उसको तो मोटर कार से तो बड़ी दिलचस्पी है, तो वो हमें दर्जन भर नई मोटर कारियों का कार का और एरोप्लेन की बात करेगा। उसको नहीं मालूम कि उसने अपने माँ बाप को अपने कांधे पे लेकर चल दिया। तो ये चीजें हमें अच्छे तरह से हर किताब से मिलती है। तो किताब ही तो हम पढ़ते हैं और किताब ही तो हम पढ़ाते हैं, और किताब जो पढ़ते हैं हम, वही जुबान होती है, वही भाषा होता है। अब जरा से हम पीछे की तरफ हटे, आपको हम बताते चले। एक नाम आपने सुना होगा, मौलाना हसन मोहानी का। सर मैं माजरत चाहूंगा, मैं बोल जी सकता हूँ? जी जी। सर सर निदा फाजली का एक दोहा मैं पेश करना चाहूंगा। हाँ हाँ श्योर। बच्चा बोला देखकर, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, जी जी जी।
अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। जी। सर इसी पर राजस्थान के एक दोहा निगार थे जिनका भी हाल ही में इंतकाल हो गया। उन्होंने निदा फाजली के इस दोहे पर दोहा कहा, मस्जिद में अल्लाह बसे मंदिर में भगवान, मस्जिद में अल्लाह बसे मंदिर में भगवान, भटके घर के वास्ते बेचारा इंसान। बिल्कुल सही। ये तमाम चीजें देखिए, ये साए और इंसान, जैसे पहले ही मैंने कहा, एक और शेर सुन लीजिए। अब ये पुराने शेर, जब जेब में पैसे बजते हैं, जब पेट में रोटी होती है। जब जेब में पैसे बचते हैं, जब पेट में रोटी होती है, 60 साल 70 साल पहले का शेर। उस वक्त ये जर्रा हीरा है, उस वक्त ये शबनम मोती है। भूखे को चांद भी रोटी नजर आए। तो जहां अन्न मिल रहा है, जहां रोटी मिल रही है, जहां पानी मिल रहा है, तो पानी तो सब है। एक नाथ का शेर सुनिए। समत काशी से चला, नाथ शरीफ, जो आजकल इस वक्त रबीउल अव्वल का महीना है, और नाथ हमारे रसूल की शान में होती है। मोहसिन काकोरवी साहब का। ये अच्छा। संत काशी से चला, जानिबे जानिबे मतलब। मथुरा बादल। अब ये क्या बादल चल रहा है? संत काशी से चला, जानिबे मथुरा बादल, बर्क के, बिजली के कांधे पर सबा हवा लादे चले गंगा जल। मानो तो मैं गंगा जल हूं, न मानो तो बहता हुआ पानी। तो मानेंगे तो वो क्या चीज है? गंगा जल है। और नहीं मानोगे तो वो एक बहता पानी है। और बकौल राज कपूर के फिर इतने बहते पानी में कि फिर उसे कहना पड़ता है कि पापियों का पाप धोते धोते मैली हो। तो बहुत ये चीजें सीखने की, अगर ये चीज हमने अपने घरों से, अपने स्कूल से, अपनी चीजों से हटा दिया, तो हम क्या रह जाएंगे? दौलत जो कोविड में देख लिया आपने, कि हम इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने बुजुर्गों, अपने पूर्वजों को कांधा नहीं दे सके, अंतिम चिता में नहीं जला सके, उन्हें अपने हाथ से कुछ खिला नहीं सके, मौत हम पर इतनी हावी हो गई। ये तो हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क में ये कभी नहीं तालीम दी। अभी आपने कहा, तो हम उतनी दूर तक जा नहीं रहे थे, और जरा सा पीछे चले जाइए, फिल्मों ने बहुत कुछ दिया है। कहता है साहिल लुधियानवी, तू हिंदू बनेगा कि मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बड़ा होके वो सीखेगा हिंदू है कि मुसलमान है, कि सिख है, कि ईसाई है, कि नास्तिक है। शुरू में तो हम सब कुछ दे ही देते हैं। तो आखिर मौलाना हसरत का जिक्र कर रहे थे। मौलाना हसरत मोहानी जो जंग आजादी में बहुत रहे, लेकिन वो शायर भी थे। और शायरी के हैसियत से उनका एक शेर सुन लीजिए। हसरत की भी कबूल हो, बहुत उससे सुनिएगा। मौलाना हमेशा हम कहते हैं मौलाना हसरत मोहानी, क्योंकि मौलाना मीन्स वो, उनको देखिए भी उनकी वजह कता रख रखाव सबसे भी। हसरत की भी कबूल हो, मथुरा में हाजिरी। उनके लीडर अगर जो थे वो तिलक थे। उन्होंने अपने जंग आजादी में लीडर सिर्फ तिलक को माना, बाकी सब उनसे छोटे थे, वो लगते थे। और दर्जनों अशार उर्दू में उनके लिखे हुए हैं। और यहाँ वो कह रहे हैं हसरत की भी कबूल हो, मथुरा में हाजिरी। सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है आज। और आशिक क्या है? बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इश्क, आशिक यानी मोहब्बत की इंतहा इश्क। इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। जैसे ये मुसलमान मानता है, ऐसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, कौन नहीं मानता? लेकिन मार्केट में आके मार्केट ने बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज के दौर को हम अभी कहेंगे तो बिल्कुल हम बहक जाएंगे।
आज मार्केट में क्या हो रहा है, सब अपने लिहाज से वो कुछ है, बाजार है, तो बाजार तो कल भी था। तो हमें देखना होगा। मौलाना जफर अली, जंग आजादी का एक बहुत बड़ा नाम, उसका भी एक शेर सुना दे। नाकूस से गरज है न मतलब, नाकूस कहते हैं जो शंख बजाया जाता है। ये जरा सा मुश्किल लफ्ज है, लेकिन शंख जो बजाते हैं, नाकूस से गरज है न मतलब अजा से है। मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से, अपने वतन से। मौलाना जफर अली, इनके लिए कहा जाता है कि वो क्या कह रहे हैं, शंख बज रहा है, हमें उससे इश्क नहीं है। अजा हो रही है, हमें उससे इश्क नहीं है। हमें इश्क अपने वतन से, क्योंकि इसके वसीले से हमें सब कुछ यही मिलेगा। शायर जब कहता है तो बहुत सोच समझ के कहता है, तय बतय बातें होती हैं, सिंबॉलिक वे होता है। उस सिंबॉलिक वे में हमें वो चीजें बताता चला जाता है, और ये लैंग्वेज ही सिखाती है। और ये खूबी हर लैंग्वेज में। उर्दू को इसलिए हम जोर दे के कह रहे हैं कि उर्दू एक जरूरतन थी। जब यहाँ आए, चाहे वो कहीं से भी आए हों, वो यहीं रच गए, बस गए। और जब रच बस गए तो घुल मिल गए, जिसे कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। गंगा जमनी तहजीब जो कंबाइंड कल्चर, जिसमें पड़ोसी के दुख दर्द में हम शरीक होंगे। हमारे किसी काम से पड़ोसी को दुख हो रहा होगा तो हम उतने शोर नहीं करेंगे, हम बर्थडे में उतने साउंड इतना तेज नहीं करेंगे कि पड़ोसी बीमार है। कोई भी चीज हो, ये सारी परंपराएं हम सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन जब जरूरत होती है तो कैसे हम भूल जाते हैं। क्या सदियों से यहाँ सब कुछ होता नहीं यार? हो, अगर हम टॉलरेंस पैदा कर ले, इग्नोरेंस पैदा कर ले, तो हमारे बिहेवियर में बहुत सी चीजें आ जाए। नफरत करने वाले हमेशा रहे, बुरा करने वाले हमेशा रहे। ताज व तख्त के लिए बाप को कैद करने वाले हमेशा रहे हैं, भाई को कत्ल कर देने वाले हमेशा रहे, लेकिन हमेशा जिंदगी रही। कहीं आप नहीं कह सकते हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो शिवाजी ग्रेट हो, सबके हम कहेंगे इंसानियत पहले है। उनकी जंग बादशाह से थी। अगर वो चितड़े उड़ाएंगे तो बादशाह के, उसकी प्रजा के नहीं, उसकी रियाया के नहीं, उसकी अमन में आने वाले के नहीं, उसकी पनाह में आने वाले के नहीं। तो ये तमाम चीजें, ये सभ्यताएं हमें इंडिया में मिल रही हैं, हिंदुस्तान में मिल रही हैं, आज भी बहुत सी जगह नहीं मिल रही। वरना हम आपको सुना दें कि खुद प्रेमचंद का एक लेख है, बहुत बड़ा लेख है, कि जर्मनी में यहूदियों ने जो अत्याचार किया उसका सब कुछ बाद में हुआ। ये लेख है उनका, हम रेफरेंस पूरा दे सकते हैं। लेकिन ये हमेशा सदियों से हर जगह होता है, और हमेशा अच्छे लोग रहेंगे। तो क्यों ना हम जब अपने बच्चे को अच्छाई की तालीम देते हैं, अपने शिष्य को अच्छाई की तालीम देते हैं, तो हम दुनिया को भी दें। क्या होगा, हमारे प्रमोशन रुक जाएंगे? रुक जाए? क्या होगा कि बहुत से चीजें हो जाएंगी तो रुक जाए? उससे हमारे ऊपर अगर फर्क पड़ता है तो नहीं कोई होना चाहिए। ये देखिए, हम एक और शेर सुनाए, मजहब कुछ हो। और ये शेर एक शायर का है जो कश्मीर का है। मजहब कुछ हो, हिंदी है हम, सारे भाई भाई है हम, प्रेम ने सबको एक किया है, प्रेम की शैदाई है। तो जहां लफ्ज प्रेम है, अभी हमने आपको एक बात सुनाई थी बहुत अच्छी, अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल की 38 में मौत हो गई थी, 1938।
बाकी तमाम चीजें उनके ऊपर उनकी कोई हिम्मत या किसी उसमें नहीं आ रहे हैं। हम एक शेर कितने लिहाज से, उन्हीं का शेर सुनिए, उर्दू का शायर फारसी नोइन, जिसके यूरोप में बहुत काम जिसके ऊपर हुआ है, और खास तौर से एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के जो पहले डायरेक्टर थे प्रोफेसर अब्दुल रहीम कदवाई, जो अंग्रेजी के प्रोफेसर, जो हिंदुस्तान से भी पीएचडी और यूरोप से भी पीएचडी, उन्होंने भी अल्लामा इकबाल के उन तमाम चीजों के किया कि यूरोप में कितना ट्रांसलेशन हुए। उनका एक शेर हम सिर्फ सुना रहे हैं इकबाल का। तो इंसान के अच्छे और बुरे दोनों एस्पेक्ट हमारे सामने होते हैं, हर एक के सामने। उसका शेर सुन लीजिए, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है। कहिए ये उर्दू का सब बड़ा शायर, जिसके लिए उर्दू डे हम मनाते हैं, ये उसका शेर है और बहुत मशहूर शेर है। क्योंकि अगर कोई तासुब होता तो इसका एक भी लफ्ज नहीं होता। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। क्या इसके उर्दू समझाने की जरूरत है? शक्ति भी, सारी ताकत हमारी का है किसमें है? शांति भी, शक्ति और शांति। इसीलिए हमने कहा दो लैंग्वेज होती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो लैंग्वेज बदल जाती है, और जिससे गुरेज, जिससे परहेज, जिससे इग्नोरेंस की तालीम दी जाती है। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। एटॉमिक वार में नहीं, जंग तो खुद एक बड़ा मसला है, एक नए मसले को पैदा करता है। लेकिन शांति में, इसी में मुक्ति है। और ये मुक्ति किस चीज में है? प्रीत। जब हम साथ बैठेंगे तभी इसमें है। और ये भी मैंने सबको आपको लाइन अल्लामा लगा दी इकबाल मैंने। से सुना दिया है। मैं सोच रहा था मैं लिख दूंगा, मेरी इधर ने सबको काम पे लगा दिए। देखिए साहब, अब माइक बहुत से खुल गए हैं। भूपेन सर। भूपेंद्र सर। भूपेंद्र सर प्लीज म्यूट योर माइक। अभी इस दौर में आते हुए चलिए हम आपको एक शेर बहुत पुराना सुनाते हैं। हम कोई फेवर नहीं कर रहे हैं किसी धर्म का, किसी उसका, सिर्फ कर रहे हैं इंसानियत का, मोहब्बत का, एज ए टीचर। भूल गए हम, आप दोनों भूल गए कि गुरु गोविंद दो उखाड़े काके लागू पाए। मंत्री जी के जहां प्रमोशन हो रहा उसके, वाइस चांसलर के, या किसी और बड़े शख्स के, सब बदल गया। भारत ने हमको दिया है उस शक्ति को, और जो रुतबा दिया है टीचर का, उस रुतबे को हम भूले जा रहे हैं। टीचर का तो चाहे जितना बड़ा ओहदे पे पहुंच जाए, उसके चरण छूने ही है, ये असली शिष्य है। जो गुरु के शिष्य को पाए नहीं छू सकेगा, वो माँ के क्या छुएगा? करोड़ों अरबपति हो गया और सोच रहा है माँ तो अब क्या है। लोग ऐसा ना कहें कि वो कहीं हमारी माँ कहीं काम करती थी, घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन अगर बर्तन साफ किया है माँ ने तो किसके लिए किया है? झाड़ू दी है तो किसके लिए दिया है? क्या ये बुरा काम है? क्या ये तौहीन का काम है? या ये किसी धर्म विशेष के लिए है? बहुत सख्ती से मैं कहता हूं कि आए घर का सफाई, टॉयलेट में तो हम नहीं सफाई करेंगे, कोई दूसरा करेगा। ये अगर महात्मा गांधी ना हमें बता के जाते तो शायद अभी हम और पिछड़े रहते। हम बहुत सख्त उससे कह देते हैं कि ठीक है, सैकड़ों टॉयलेट बने हैं मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुअज्जमा में, इससे सफाई कराओ। अगर किडनी यहां है तो इसका कमाल फिर हम नहीं जानते।
फिर तो रोज ऑपरेशन करते रहो, कहीं से जाके एमबीबीएस और एमएस की डिग्री ले आओ जाए। डिग्रियां बिकती हैं, लेकिन अगर तुम्हें मालूम है कि यहाँ अक्ल है, किडनी नहीं है, तो इससे काम ले लोगे। और शुरू में हमने कहा, जहां इग्नोरेंस नहीं, जहां टॉलरेंस नहीं, वो पूजनीय नहीं, वो बड़ा नहीं, वो इज्जत नहीं। चलिए आज ही की चीजों में कुछ चीजें हम आपको बता दें, वरना अभी बहुत से चीजें लाते। अभी इस पे कई चेहरे हमें नजर आ गए अपने यहाँ के। हमारे यहाँ हम एक बता दें, मुसलमानों में पहली एमबीबीएस डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, उसका नाम है रशीद जहां। मुस्लिम ये लफ्ज लग दिया कि गैर मुस्लिमों में उससे तकरीबन 32 वर्ष पहले एमबीबीएस डॉक्टर हो चुके थे। 1932-33 में डॉक्टर रशीद जहां ने दिल्ली से एमबीबीएस किया, पोस्टिंग करती रही। उसके बाद उनके फादर का नाम है, जिनको आज अगर अलीगढ़ में कोई वीमेंस कॉलेज में लड़की पढ़ी है तो वो सिर्फ उसके फाउंडर को पापा मियाँ कहती है, जो उनकी बेटी रशीद जहां कहती। उनकी माँ को सब भी अम्मा कहते हैं। उन्होंने 110 साल पहले कॉलेज कायम किया, जो आज वीमेंस कॉलेज अलीगढ़ का है। रशीद जहां से पहले एमबीबीएस डॉक्टर पे बहुत इल्जाम लगाए गए थे कि इसने बाल कटवा लिए हैं, इसका लिबास अलग हो गया, तो क्या एमबीबीएस डॉक्टर का कैसा लिबास होना चाहिए? बहुत कुछ उसके पापा मियाँ ने कॉलेज बना दिया, और वो एमबीबीएस होने के बावजूद एक सब हमारे यहाँ लिटरेचर में उसकी अहमियत यह है कि वो स्टोरी राइटर भी थी। और स्टोरी राइटर इसलिए भी याद रख लें, शायद आप में से कोई लिटरेचर का हो, हिंदी का हो, तो याद रख लीजिएगा कि 9 अप्रैल 1936 को जब पहली कॉन्फ्रेंस हो रही लखनऊ में, तरक्की पसंदों की, प्रगतिशील आंदोलन की पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है रिफाए आम हाल में, जो आज भी यूनिवर्सिटी का हाल है, तो यही लड़की मुंशी प्रेमचंद का हाथ पकड़ के स्टेज पे लेके, और प्रेमचंद इसलिए लेके जा रही कि उसने कहानी एक लिखी थी, और प्रेमचंद से कहा था मेरी ये कहानी सुन जरूर लीजिएगा। उन्होंने कहा, जब सुना, और उस कहानी का नाम था दिल्ली की सैर। सैर मीन्स घूमना, दिल्ली की सैर। सिर्फ 1 मिनट में कहानी प्रेमचंद ने सुनी थी। बड़ा फनकार यह होता है जो आज हर अरब मुल्क में पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने कहा, उसने रशीद जहां ने पहली उसकी कहानी उसने लिखा था कि अपने पति के साथ हीरो हीरोइन दोनों दिल्ली की सैर घूमने के लिए जाते हैं, जो आज हम रोज जाते हैं। जब छुट्टियां लेंगे तो किसी गरीब को पैसे नहीं देंगे, बल्कि हम हिल स्टेशन हो गए और हम झूठे वो बना के कि इतना 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 खर्चा हुआ है और ले लेंगे। उस रशीद जहां ने कहा कि जब हम दोनों वहां गए दिल्ली के सैर, तो स्टेशन पे जब 34 से 34 में उसने कहानी लिखी थी, 35 की बात मैं कर रहा हूँ। प्रेमचंद को पसंद है, और उसका थीम सिर्फ इतना है कि वो दोनों उतरे वहां के ऊपर। पति ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं जरा स्टेशन से देख के आ रहा हूँ, दिल्ली कहाँ कहाँ करने चल रहा हूँ। इसका की पॉइंट सिर्फ देखिएगा, जो हर स्टोरी का की पॉइंट्स होता है, जिसकी प्रेरणा दी प्रेमचंद ने इसको रशीद जहां को। तो उसने कहा कि बैठे रहे। उनके पति गए और खूब अच्छा गरम गरम नाश्ता करके प्लेटफॉर्म से आए, और उसके लिए भी ले आए कि लो ये हम नाश्ता कराए हैं, और ये तुम्हारे लिए है कि तुम खाओ और फिर घूमने चले। उसने कहा, नहीं, हम तो वापस चल रहे हैं, हम वापस चल रहे हैं। पहली कहानी लिखने वाली एक एमबीबीएस डॉक्टर, पहली मुस्लिम। क्या? पति ने कहा, हम लोग तो घूमने आए हैं। उसने कहा, जब हम दोनों घूमने आए हैं तो दोनों की मर्जी है। आप अपनी मर्जी से हमारे लिए नाश्ता लाए हैं, हमें घर वापस
प्रेमचंद ने कहा ये पहला पॉइंट है, बहुत अच्छा है, तुम लिखते रहो। ये वो लेकर गई थी लेडी, जो अफसाना निगार बनी, ड्रामा निगार बनी, और जब बहुत बड़ी राइटर, MBBS। अलीगढ़ के कई चेहरे भी हमें नजर आ गए। अभी अभी इंतकाल हुआ, साल भर भी नहीं हुए, 92 ईयर्स ओल्ड, प्रोफेसर अतहर हुसैन सिद्दीकी, जो जोलॉजी के प्रोफेसर, 92 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई। उनकी वाइफ प्रोफेसर जकिया अतहर सिद्दीकी वेमेस कॉलेज की प्रिंसिपल थी, जो आज भी इस एज में APS को चलाती है। अतहर सिद्दीकी सहारनपुर का रहने वाला, साइंस का स्टूडेंट, जोलॉजी में MSc, जोलॉजी में PhD अलीगढ़ से, जोलॉजी में डबल PhD अमेरिका से। हम उर्दू वाले उसे क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर रहे हैं कि उसने किताब लिखी, लाइफ हिस्ट्री, मैं क्या, मेरी हयात क्या, यानी मैं क्या और मेरी जिंदगी क्या। फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन मकबूल हो गया, जिसमें अपनी लाइफ हिस्ट्री में उसी कल्चर को ले लिया, और फिर तमाम चीजों को, उसको कई चीजें, सफरनामे गए तो उसने कहा हम दुनिया भर को घूम के आ रहे हैं, क्योंकि उसके दो ही बेटे, एक बेटी दिल्ली में रहती, बहुत बड़ी बिजनेसमैन, बेटा अमेरिका में। वो उर्दू की तरफ आता है, कहता है कि ये बहुत सी चीजें, मैं साइंस का है, दुनिया घूम कर मैं आया हूं, और मुझे लगा है कि जो कुछ मुझे अपनी मादरी जुबान में सीखने को मिला, मदर टंग में, वो बहुत अच्छा। उन्हीं की तमाम चीजों को हमारे दोस्त, और जो उनके भी दोस्त हो गए थे, क्योंकि उम्र में अभी हम लोग साथ के हैं, प्रेम कुमार जी, जो यहाँ अलीगढ़ के DS कॉलेज में के हिंदी विभाग के थे, रिटायर हो गए। उन्होंने उनकी तमाम चीजों को हिंदी में कर दिया, बच्चों ने इंग्लिश में कर दिया। तो क्यों अपनी भाषा से, अपनी लैंग्वेज से एक साइंस के शख्स को इतनी तकलीफ हुई? अभी अभी बिल्कुल पिछले साल, चूंकि मैं मैगजीन भी निकालता हूँ, मेरी वाइफ खुद प्रोफेसर थी और सर्विस में थी, उनकी डेथ हो गई, सीमा, तो उन्हीं के उसमें मैं एक मैगजीन भी निकालता हूँ। तो सीमा के नाम से जो मैगजीन निकालता हूँ, और जो काम उन्होंने किया, जिस पर उनकी आंखों की रोशनी पे असर पड़ा, और बहुत कुछ, ट्रांसलेटर थी, UGC की तरफ से ट्रांसलेशन करती रहती थी, NCPL की तरफ से या दूसरी तरफ से। उन्होंने उसमें राही मासूम रजा को की PhD की थीसिस को हिंदी में किया, उर्दू की प्रोफेसर मेरी वाइफ, लेकिन किस चीज में किया? राही, राही खुद कर सकता था, इसलिए कि राही दोनों भाषाओं पे उसको कमांड थी, लेकिन उसने कहा मैं अपनी चीज को नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था, एक बार खुशवंत सिंह ने, हमारे उर्दू की बहुत बड़ी राइटर कुरतुल ऐन हैदर, जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, उन्होंने, और जो इंग्लिश की थी, जर्नलिस्ट इंग्लिश की थी, इसीलिए खुशवंत सिंह की दोस्त भी थी, तो उन्होंने अपने मशहूर नॉवेल आग का दरिया, जो बेहतरीन नॉवेल है, और जो शुरू के 3-4 साल पाकिस्तान में बैन रहा, फिर बाद में तो वो इंटरनेशनल लेवल पर आ गया, उस नावल को जब कुरतुल ऐन हैदर ने खुद ही अंग्रेजी में कर दिया, उनसे अच्छी अंग्रेजी किसकी थी, तो खुशवंत सिंह ने कहा कि तुमने अपने बेहतरीन नावल को चौपट कर दिया। खुद क्यों किया? हम मर गए थे, दूसरे लोग थे, ट्रांसलेशन नहीं। तो उसमें राही मासूम रजा ने अपने, वो समझ गए थे, तो उन्होंने अपनी थीसिस को हिंदी में नहीं किया, मेरी वाइफ ने फिर उससे किया, और उसमें उन्होंने उसका नाम रखा था, राही ने, तिलिस्म होशरुबा में, ये दास्तान है बहुत, तिलिस्म होशरुबा में हिंदुस्तानी अनासिर। सीमा ने जब इसको किया, और हिंदी के सबसे बड़ा प्रकाशन जो है वाणी ने इसे पब्लिश भी किया है, वाणी और
दो भाई दोनों थे, तो ये बड़े इस वक्त बड़ा प्रकाशन है, और उससे वो किताब छप कर आई है, भारतीयता की पहचान। उसका टाइटल सीमा ने रखा था, भारतीयता की पहचान तिलिस्म होश। उस फारसी दास्तान को उसने कहा, देखिए इन लोगों ने, बड़े लोगों ने, राही ने क्या चीज अपनी थीसिस में वो हाईलाइट किया। ऐसे ही नहीं बी.आर. चोपड़ा ने उससे कह दिया था कि आइए और महाभारत के डायलॉग्स आप लिखेंगे, स्क्रीन प्ले आप देखेंगे, कोई भी तो चीज होगी, कोई भी टैलेंट तो होगा उसके अंदर। कि जहां उसने कहा, तो उसने बताया कि हमने तो सामने अपनी चीजें रखी, यही तिलिस्म होशरुबा मेरा। उसने कहा कि हम नदियों का जब जिक्र करते हैं, तो हम जब हैं, हम हिंदुस्तानी, तो हमारे लिए तो गंगा, जमुना, सरस्वती है। हम अपनी उसमें दजला और फरात का जिक्र अगर लाते हैं तो ठीक है, लाएंगे, लेकिन हमारे रग रग से वाकिफ उसका बच्चा बच्चा जो वाकिफ हो, वो किस नदी से? गंगा, जमुना, सरस्वती और ऐसी दर्जनों नदियां उनसे। उसने कहा हमारा जो है हिमालय, हम जो कुछ ले रहे हैं कैरेक्टर्स, फिक्शन में तो कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, तो हम क्यों ना फिक्शन से हम हिमालय से लेंगे, कोहे दमावंद से क्यों लें? ईरान के तमाम बड़े पहाड़ कोहे दमावंद कहलाते हैं, जैसे हमारे यहाँ के तमाम बड़े पहाड़ हिमालय से। फिर पहाड़ियां हैं दूसरी। तो उसने कहा हम सारी तारीफ हमेशा रुस्तम और सोहराब की क्यों करेंगे? हम जहां की सिचुएशन देख रहे हैं, हम यहां से निकल रहे हैं, हम उर्दू के आदमी हैं, तो हम भीम को क्यों नहीं दें? शक्ति का अगर कोई प्रतीक है तो हमारे यहाँ भीम है। अगर कोई है निशानाबाज तो हमारे यहाँ अर्जुन है। अर्जुन मछली को नहीं देखेगा, जो मछली को देखेगा वो निशाना नहीं लगा सकेगा। वो किस चीज को देखेगा? वो सिर्फ आंख को देखेगा, टारगेट को देखेगा, तो उसको निशाना कहा। तो हम अपने यहाँ, हम क्यों सिर्फ परियों की बातें करें, कोई काफ की बातें करें? हम भूतों की बातें भी करेंगे, चुड़ैलों की भी बातें करें, सबकी बातें होंगी, क्योंकि जिससे हम रोज। तो राही ने अपने यहाँ तमाम चीजों को इस तरह से हाईलाइट कर दिया। एक नाम अभी और मैं ले रहा था, फसी अहमद सिद्दीकी, अभी 1 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, अभी साल भर भी पूरे नहीं हुए। केमिस्ट्री के हमारे यहाँ प्रोफेसर, हिंदुस्तान में पढ़े, फॉरेन में पढ़े, ये सब फॉरेन में पढ़ के आए और केमिस्ट्री के बेहतरीन में, और इन्होंने पूरी अपनी लाइफ कहा कि मैंने ये सब कुछ सीखा है अपने मामू से। और उनके मामू हमारे यहाँ अलीगढ़ में बहुत मशहूर राइटर थे, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो हम तो उनसे लिख के पूरी अपनी लाइफ उन्होंने उसमें लिख दी। अब्दुल रहीम क़िदवाई का मैंने अभी आपको जिक्र किया है। एक अगर कोई और आप में जानने वाला हो अलीगढ़ के चेहरे, तो वारिस किरमानी, जो देवा के रहने वाले थे, बाराबंकी में पढ़ाई की, अलीगढ़ में आए, अंग्रेजी से एमए किया, फिर पर्शियन से एमए कर लिया। शुरू में अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक में अंग्रेजी में हो गया, फिर पर्शियन के हुए, और पर्शियन के लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर, सब कुछ। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ की परंपरा में तकरीबन 700 साल ऐसे हैं जहां फारसी का जिक्र रहा है, और फारसी पढ़ने वाला उस जमाने में मुंशी कहलाता था, और अमूमन कायस्थ हुआ करते थे, क्योंकि तमाम दरबारी काम, सरकारी काम, फरमान के काम वही थे। तो जहां परंपरा इस हद तक करीब रही है, इतनी ज्यादा करीब रही है, उसका जिक्र वारिस करवानी ने कहा कि यहाँ तो फारसी बहुत कुछ रही, लेकिन फारसी आवाम तक नहीं पहुंच सकी। ये बड़ी बहस हो जाएगी, लेकिन आवाम तक जब हमारा फिक्शन आया, तो आवाम तक पहुंचाने वाला कौन है?
जो कहा जाता है हर जमाने में चेंज आता है। दास्तानों का तिलिस्म शुबा का राही ने कहा चेंज आ गया, गया जमाना, अब फिक्शन का जमाना आ रहा है। फिक्शन में भी तो वही किस्सा है। फिक्शन के बाद नॉवेल और अफसाना आ गया, नॉवेल और अफसाने के बाद फिर क्या आ गया? साइंस फिक्शन आ गया। साइंस फिक्शन भी बहुत डेवलप हो चुका है। और अभी जिनका मैं फसी अहमद सिद्दीकी और उससे पहले मैं अतहर सिद्दीकी का जिक्र कर रहा था कि 92 ईयर्स में हमारे यहाँ जोलॉजी के प्रोफेसर हुए, उनकी आखिरी जो 15 साल गुजरे हैं, याद रखिएगा 92 ईयर्स में उनकी मौत हुई है। और एंड तक वो कहानियां लिखते थे, ऑनलाइन कहानी को डेवलप कर देते थे, जो देखते थे फेसबुक पे इंटरनेट कहानी। उन्होंने कहा जमाना बदल गया है, इंटरनेट की कहानियों को हम क्यों ना अपनी जुबान में दे दे, ताकि उर्दू वाला आज की तरक्की से भी वाकिफ। हमने साइंस की बात अगर आपको की थी, तो ऐसे ही वारिस किरमानी ऐसे ही फारसी को और उर्दू को करीब लाके उन्होंने बताया, गालिब की अजमत बता दी। गालिब बेचारा कहता रहा कि हम तो फारसी के शायर हैं और उर्दू में, हमने कहा नहीं तुम उर्दू के शायर। ऐसे ही एक बात हम और बता देना चाहते हैं, एक नाम और बड़े बुजुर्गों का हम ले रहे हैं उर्दू के, ये सब दूर से आए थे। एक है काजी अब्दुल सत्तार, सीतापुर के रहने वाले थे, लखनऊ में पढ़े, अलीगढ़ आए, अलीगढ़ के होते रहे। बहुत कम उम्र में उन्हें पद्मश्री मिल गया, बहुत कम उम्र में। और पद्मश्री क्यों मिला? उन्होंने एक नॉवेल लिखा था। ऐसे तो उनके दर्जन भर नॉवेल है फिक्शन का, लैंग्वेज के एतबार से बेहतरीन राइटर, उसका नाम है दारा शिकोह। दारा शिकोह की अहमियत क्या हो जाती है? दारा शिकोह की अहमियत यह हो जाती है कि दारा शिकोह ने पहली बार हमें दिखलाया कि देखिए हम क्या हैं। उसका भाई अगर उससे बदजन था तो क्यों था, और बाप अगर दूरंदेश था तो क्यों था। उसने कहा हमारे बाद अगर कोई होगा तो दारा शिकोह होगा। दारा शिकोह ने संस्कृत पढ़ी, दारा शिकोह ने उन चीजों को संस्कृत से पर्शियन में कर दिया जो आज बहुत बड़ी चीजें हैं, जिनका हम जिक्र करके आपको यहाँ पर और नहीं कहना चाहते। लेकिन दारा शिकोह जिसका मुंशी खुद कायस था, तो वो खुद फारसी का साहिब दीवान शायर है। तो वतन की अजमत पे एक शेर सुनाते हुए यहाँ खत्म करें कि जब हमारे यहाँ हमारे पुरानी परंपरा थी, हमारे पूर्वजों की जो थी, कि हमने अपने घर को स्वर्ग बनाया था, लेकिन घर के बाहर के इलाके को भी हमने जहन्नुम नहीं बनाया था, उसको भी हमने स्वर्ग बनाया। तो आप अपने बुजुर्गों को देखिए जिनसे पढ़े हैं, उनकी शिक्षा में उनको तमाम चीज है। एक शेर यहाँ हम सुना रहे हैं कि जब 1757 मई 1757 में पहली बार ये एहसास हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के सूबेदार को शिकस्त दे दी, तो आज के झारखंड का जो इलाका है, यहाँ का रहने वाला राजा जो बहुत बड़ा अमीर आदमी था, और जो उस जमाने में पूरा बंगाल और ये सब एक हुआ करता था, तो उसका नाम था राम नारायण मौजू, शायर था। तो उसने एक शेर कहा था, आज भी वो शेर हमें बताता है। ग़ज़ाला, वक्त देखिए कब का है, 1757। ग़ज़ाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया
आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। उसने कहा था, राम नारायण माधव ने ये शेर कहा था कि जो देशभक्ति जिसके अंदर है, जो अपने स्टेट को, अब बंगाल जिसमें पूरा बिहार झारखंड सब आता था, उसको, जिसका वो एक तरह से उसका हुक्मरान था, एक तरह से उसको बचाने के लिए वो लड़ा, और अपने ही लोगों ने गद्दारी की, और गद्दारी करके पहली बार उसने कहा अगर ये परंपरा पड़ गई तो बहुत बुरी हो। जो बहुत पहले से उर्दू में राइज थी कि घर का भेदी लंका ढाए, यहीं से आया कि अरे हमारे यहाँ अगर हमारे ही अंदर गद्दार हुए तो फिर देखिए ईस्ट इंडिया डोमिनेट कर गई, और 150 साल तक उसने हमारे साथ, जो हमारे पूर्वजों ने, बुराइयां सब में हैं, लेकिन जो हमने अच्छाइयां थी, जो अच्छाइयों को हमने सीखा था अपनी ही धरती पर, वो 150 साल में सिमटती चली गई, और उस सिमटती चली गई तो उसका बहुत कुछ सवाल हो गया। हम नहीं जानते, ना हमने चाहा था ना आपने चाहा कि बंटवारा हो। ऐसी घटिया हरकत कोई नहीं। उर्दू का एक बड़ा राइटर, जिसके तमाम जबानों में उसको वो मिल चुका है अवार्ड, जिसका नाम है सादत हसन मंटो। वो मंटो कहानी लिखता है टोबा टेक से, और उस कहानी में कहता है ये तो पागल भी नहीं चाहता था। घर में झगड़े होते हैं, बड़े उसमें धैर्य से काम लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसको सुलझाते हैं, उसको बढ़ावा नहीं देते। और जब बढ़ावा देते हैं तो मासूम पिसता है, मासूम मर जाता है, खत्म होता है, सैकड़ों हजारों, और रोज यही हो रहा है। तो बहुत कुछ हम सोचते हैं कि इसके ऊपर एक, चलिए, एक नज्म है, हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया था, काश ऐसा फिर शुरू हो ताकि यह आंधी खत्म हो। कि कहा गया था कि ये जो नफरत पैदा हुई है, जहां हर वक्त, कभी गौर कीजिए, हर वक्त हमारा फौजी जिंदगी और मौत की कश्मकश पे खड़ा होता है, बॉर्डर पे खड़ा होता है, उसकी बीवी है, उसका बच्चा है, उसकी माँ है, उसकी आरजुएं हैं, सिर्फ सर्विस करने के लिए तमाम है। क्यों हम सर्विस करें? आज तो बहुत बड़ी चीज होती है लीडरी जाके, अरे हम मेंबर अपने ही शहर के किसी वार्ड के मेंबर हो जाए, लीडरी करें। नहीं, वो जाता है पढ़कर लिख कर, जान की बाजी लगाकर सरहद पर, और सीने पे गोली खाता है, कभी पीठ नहीं दिखाता। हजारों लाखों घर बर्बाद हो गए, क्यों हो गए? अगर ये चीजें हों, नफरतें कम की जाएं, पागलपन खत्म किया जाए, और बताया जाए तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा क्या है, कुछ भी नहीं हो, और अगर भिड़ जाओगे तो क्या अंजाम होगा। तो इन चीजों को समझाने वाले, बुझाने वाले, सुलह कराने वाले, शांति कराने वाले, अमन की राह पर चलने वाले अगर है तो बहुत कुछ है। तभी तो कहा गया था कि जरा सा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जगन्नाथ आजाद, जो कश्मीर के रहने वाले थे, पार्लियामेंट में जो स्पीच देते थे, उर्दू का राइटर था, जिस स्पीच देते थे तो वो कहते थे कि काश ऐसा हो, ये सारी नफरतें खत्म हो, मोहब्बत। सियासत जिनका काम है वो जाने, हुकूमत जिनका काम है वो जाने, बकिया करोड़ों लोग तो हम इंसान बन करके रहे। उसने एक नज्म लिखी थी जिसमें मोहब्बत है, मसावात है, रवादारी, अमन और आष्टी का मैसेज है। और यही मैसेज हर राइटर का होता है और हर भाषा का होता है।
सुनिए उसी का जरा हम सुना दें। एक न, ये इनका है जगन्नाथ आजाद की नज्म का उन्वान है अहबाब पाकिस्तान के नाम। किसके नाम इन्होंने किया है? जो पाकिस्तान के इनके दोस्त थे उनके नाम किया है कि जरा कुछ तो अक्ल से सीखो, कुछ तो काम लो। अब ये कहते हैं इसका अहबाब पाकिस्तान के नाम। देखिए कितना अच्छा है। दोनों चीजें लैंग्वेज के एतबार से भी आप देखिए और नेशनल इंटीग्रेशन वतनी मोहब्बत मसावत इसके लिहाज से देखिए। एक नया माहौल, एक ताजा समा पैदा करें। एक नया माहौल, एटमॉस्फेयर, एक ताजा समा, सूरत हाल, सिचुएशन पैदा करें। दोस्तों, उनसे मुखातब होकर कह रहे हैं दोस्तों आओ, उन्हें बुला रहे हैं। उन्होंने इसका क्या है? अहबाब पाकिस्तान के नाम, उनके नाम कर रहे हैं। बहुत हो चुकी नफरत, अब आओ सुनो और वो उस राह पे चलो जो मोहब्बत की है, जो अमन की है, जो शांति की है, जो तरक्की की। तो क्या कहते हैं? एक नया माहौल, एक ताजा समा पैदा करें। दोस्तों आओ, मोहब्बत की जुबान पैदा। हम ये जो लड़ते हैं ये जुबान मोहब्बत की नहीं। पहले ही हमने शुरू किया था कि जब लड़ाई की भाषा होगी तो वो भाषा चेंज होती चली जाएगी। रिकॉर्ड कर लीजिए वो भाषा दूसरी, उस भाषा को आप अपने बच्चे को नहीं बोलने देंगे। तो क्या कहता है जगन्नाथ आजाद? दोस्तों आओ, बुला रहा है, आओ मोहब्बत की जुबान पैदा करें। क्योंकि वो जानता है श्रीनगर में रह रहा है, कश्मीर में रह रहा है, वहीं से MP MLC होके आया है, दिल्ली में देखता है, पूरे कर्ब को जानता है और तमाम लोगों के कर्ब को जानता है। ताबा के बेगानगी एहसास पे तारी रहे, ताकि हर वक्त ये जो हम पर बेगानगी है, ये कैफियत, ये सिचुएशन हर वक्त तारी नहीं रहे। एक माहौल वफा, एक माहौल वफा दोस्ता पैदा करें। बात ये नहीं कि हम सफाई कर रहे हैं कैमरे के सामने, बुरा ना मानिएगा, कैमरे के सामने झाड़ू लेके हम सफाई कर रहे हैं, हम दूसरों की तौहीन कर रहे हैं। सफाई करना है तो दिल से करिए, रिस्पेक्ट से करिए, इज्जत से करिए। कंप्रोमाइज करना है तो पहले दिल को अपने साफ करिए, तब समझौते होते हैं, तब बातें होती हैं। एक माहौल वफाए दोस्ता पैदा करें, उसमें धोखा ना दो, पीठ पे खंजर न मारो, वफा करो। और ये वफाए, एक माहौल वफाए, माहौल पैदा करना होगा। जब माहौल पैदा कर दिया जाता है तो अगर कोई मिस्टेक करता भी है, आपको तो नहीं, आप सब यंग हैं, हम तो अब 72 ईयर्स के हो रहे हैं। हमने अपना जो सिचुएशन अपने वतन में, अपने बचपन में, अपने स्कूल को देखा है। हमारे पढ़ाने वाले जो हमें पढ़ाते थे, प्रसादी लाल जी, वो अगर उन्हें कोई बुरी बात लग गई है सिर्फ खेलते में या कुछ कहते हुए या किसी को गुस्से में कहते हुए, तो वो बर्तला सा उनका हाथ होता था और इतनी कस के वो थप्पड़ मारते थे कि तारे नजर आ, और हिम्मत नहीं थी कि कोई उनके बारे में कुछ कह सके। कोई बात अगर थप्पड़ नहीं मारा तो हाथ पकड़ के घर ले आते थे और घर में जब कंप्लेन की जाती थी तो ऑर्डर होता था दादी का, माँ से, बड़ों का, कि उनके लिए कुछ खाने का लिए ले जाओ। खाली गिलास पानी का नहीं जा सकता था उस जमाने में, कुछ खाने के लिए ले जाओ। और जो वो कह रहे हैं वो सच है, हम चाहे जितनी सफाई देते रहे, हमने सिचुएशन को खुद बदला है। कुछ हमारा कसूर, कुछ एटमॉस्फेयर का कसूर, और कुछ हम रियलिटी को भी नहीं समझने पाते हैं। तो टीचर बच्चे को नहीं डांट सकता है, आप दूसरे के बच्चे को नहीं डांट सकते हैं, अपने को डांटते रहिए।
आने वाला युग ये है कि आप अपने को भी डांटेंगे और वो जाके कंप्लेन कर देगा तो उसकी सुनी। सूरत हाल बदल रही है। और वो कह रहा है, दोस्तों जिस पर हमें भी नाज था तुमको भी फख्र, दोनों के लिए कह रहा है। पीस कहां से होता है, अमन कहां से होते है, शांति कहां से होती है। हर एक देशभक्त है। वो देशभक्त कैसा है कि जो हमारे पीठ पे हमारे सिपाही को गोली मार रहा है, खंजर मार रहा है। अगर देशभक्त दोनों हो तो दोनों दिल साफ करके बात करो। ए लीडरों, ये किसको कह रहे हैं? सिपाही को नहीं, दोस्तों जिस पर हमें भी नाज था तुमको भी फख्र, फिर वही सरमाए दर्दे नेहा पैदा करे। अभी तो तुम गए हो 47 से पहले यहाँ, अभी तो तुम्हें सब यहाँ उसी तरह से थे। अभी तो तुम्हारे लिए सरदार पटेल भी वैसे ही थे, अभी तो मोतीलाल नेहरू भी तुम्हारे लिए वैसे ही थे, अभी तो तिलक भी तुम्हारे लिए वैसे ही थे, अभी तो बाल गंगाधर और भी लोग जो बाल पाल सब तुम्हारे वैसे थे। एकदम से नफरत क्यों हो गई? जितने दूर जाओगे सब तुम्हारी। अपनी जड़ों को तलाश करो। जड़ें जहां बेवस्त है उनकी अच्छाइयों को देख लो, बुराइयों को क्यों देखोगे? बुरी जड़ दरख्त को सुखा। फिर वही सरमाए दर्दे नेहा पैदा करे। वो दर्द हम अपने अंदर पैदा कर लें जो अंदर पोशीदा हो। किसी को मारते वक्त, किसी को गाली देते, किसी को टार्चर करते वक्त, किसी को लिल्लाही बुग़्ज़ में छोटा दिखाते वक्त, नीचा दिखाते वक्त, जरा से ये तो कर ले कि क्या इससे हमारा कद बढ़ गया? बू कभी बारूद की उसके करीब आने ना पाए। बहुत अच्छी नज्म है, मैं इसकी बहुत तवील है, मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा। बू कभी बारूद की उसके करीब आने ना पाए, एक ऐसा आलमे अमनो अमा पैदा। इसके लिए हमें लीडरशिप की जरूरत नहीं, सबको बुलाने की जरूरत नहीं है। हम अगर ये कर ले कि हम अपने घर का अगर कूड़ा ऐसे न फेंकें कि दूसरे को तकलीफ हो, हम अपने घर की नाली को इस तरह से न बनाएं कि दूसरे पड़ोसी को तकलीफ हो जाए, हम अपने कार निकालते वक्त डोर को इस तरह से ना खोले कि दूसरे के तकलीफ हो जाए। ये हम पहल क्यों ना खुद से करें? दूसरे से क्यों करें? दूसरा नहीं मान रहा ना मान, खुद तो करते जाओ। कल लिखी थी हमने औरों के लहू से, अपने खूने दिल से अब एक दास्तां पैदा करें। खूने दिल से हम जो लिखे वो खूने दिल से हो, उसकी मोहब्बत हो, उसमें ऐसी अपनाइयत हो कि जो चीजें हैं। बहुत तवील नज्म है जो इसके ऊपर हम लाए हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ अपनी बात को खत्म करते हुए ये कहना चाहते थे कि देखिए, लैंग्वेज से अगर हमने इग्नोरेंस इख्तियार किया और लैंग्वेज को अगर हमने सिर्फ अंग्रेजी समझ ली, हमारा नवाब सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाता है। हम भी जहाँ देख रहे हैं सब इंग्लिश में, हम भी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े उसके लिए मीडियम ही इंग्लिश। लेकिन इसका फाउंडर जो था उसने मीडियम अंग्रेजी जरूर रखी थी, उसने मीडियम अपने जमाने में सर सैयद ने फारसी उर्दू नहीं रखी। उसने कहा तुम यहां से डिग्री हासिल करके मुलाजमत के लिए जाओगे तो ये तुम्हारी क्या चीज है? एक तालीम है। इस तालीम की तुम्हारी ये लैंग्वेज है। दूसरी जिसके लिए यूनिवर्सिटी कायम हुई थी और जो सिलसिला राजा राम मोहन राय से चला है और जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनी है, वहां ये भी थी कि तालीम के साथ तरबियत, ट्रेनिंग। जब हॉस्टल में रहो, तुम घर को छोड़ के आए हो, 150 साल हो गए हैं, कैसे कुछ जमाने में घर से छोड़ के लोग आते होंगे, तो वहां एटमॉस्फेयर वो मिले जो घर का माहौल। घर के माहौल में वो लोरियां सुनने को मिलती थी, वो किस्से कहानी मिलती थी। तो वो हॉस्टल लाइफ में
जो तुम्हें मिले तो घर जैसा लगे, वहां जुबान तुम्हारी वही हो और रूम पार्टनर भी वही हो, कोई वो नहीं। अलीगढ़ के ट्रेडिशन रहा है सदियों से कि अगर वो 2 रूम पार्टनर हैं तो दोनों रूम पार्टनर इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, साइंस के नहीं है। सीनियरिटी पे जो चला आया उस लिहाज से हो जाएगा। एक उर्दू का है उसमें, एक एमबीबीएस का। तो दूसरे आप सोचिए, आप बेहद हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, इसलिए कि नए युग में कंपटीशन साइकोलॉजिकल नहीं होगा। आज जितने हिंदुस्तान के बड़े कोचिंग सेंटर हैं, जैसे खासतौर से राजस्थान को देख लीजिए, नाम नहीं लूंगा, बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? पूरी हिस्ट्री दिखला दीजिए बीएचयू और एएमयू की, कि हॉस्टल में किसी ने इस वजह से सुसाइड किया होगा। वो तो मोहब्बत का नशा होगा, कोई और नशा होगा। इसलिए कि वो उन्होंने रखा कि तुम्हारा साथी एक केरल का है तो एक गुजरात का है, भी हो सकता है। अब वो ये नहीं है कि हम केरल के हैं तो हमारा केरल वाला ही हो, हम गुजरात के हैं तो गुजरात वाला हो, हम बंगाल के हैं तो बंगाल के। कंपटीशन शुरू हो जाता है। वहां सब मिलो तो सब कैसे है, जैसे ट्रेन कंपार्टमेंट में, चाहे आप बुलेट से ही जा रहे हो, 4 घंटे लेट हो गई तो जब आपस में आप बात कर लेंगे तो ना कोई सिंधी, ना गुजराती, ना मराठी, सब हिंदुस्तानी बोलते हैं। सर सैयद ने हिंदुस्तानी जुबान को रखा। सर सैयद ने जब यूनिवर्सिटी खोली तो संस्कृत डिपार्टमेंट कायम किया हुआ, लैंग्वेज में अरबी डिपार्टमेंट, बरसों बाद जाके हिंदी और फिर उर्दू बने। तो ये कि वो जमाने में हिंदी उर्दू तो हमारे घर की जुबान थी, हमें सिखाई जाती थी। तो हम आज बच्चा हिंदी और उर्दू से भी नाबलद हो जाएगा। देखिए कैसे आ रहे थे, अब्बा ने भेज दिया बेपना दौलत लेके, जाओ बेटे एमबीबीएस करो, और आगे कमेंट नहीं करेंगे। डिग्री, आज का जमाना डिग्री का है, कल का जमाना इल्म का था। हम कबीर के सामने सर झुकाते हैं इल्म के लिहाज से, डिग्री उसके पास कुछ नहीं। अब उसने अगर 2 अक्षर प्रेम के बताए हैं तो उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। तो हमारे सिलेबस में, हमारे बच्चों में जिस तरह से भी चीजें हों, जब जैसे कि हमने आपको इन लोगों के मिसालें भी दे दी, अलीगढ़ के मिसाल, ऐसे हिंदुस्तान के हर जगह की मिसालें मिल सकती हैं। बड़े राइटर्स को आप देख लीजिए, सब ऐसे, क्यों? वो मैसेज दे के जाते हैं। तो हम आप भी टीचर हैं। हमने अगर अतहर सिद्दीकी का दिया या काजी अब्दुल सत्तार का दिया, वारिस किरमानी का दिया, वगैरह वगैरह का किसी का, ये सब टीचर थे, अलग फील्ड थी। एक और दे दें, सर सैयद की बात आई तो सर सैयद से खत्म कर दें। हमारे यहाँ अक्टूबर बहुत अहम होता है। सर सैयद शुरू से बहुत पढ़े लिखे हुए थे, उन्हें सरकारी मुलाजमत मिल गई थी एज ए मुंसिफ के, पहले बनारस में थे जहाँ उनकी पोस्टिंग थी। तो बहुत लिख रहे थे। यहीं से हम अपनी बात खत्म कर देंगे। उन्हें इनवाइट किया गया बंगाल 1862 में, अप्रैल 1862 में वहां के एक बहुत बड़े शख्स ने, जिसका नाम है नवाब अब्दुल लतीफ, और जिसका छोटा भाई था अब्दुल गफूर नस्साख, दोनों मजिस्ट्रेट रहे, दोनों भाई। उन्होंने बुलाया था नवाब अब्दुल लतीफ को सर सैयद के लिए कि आप बंगाल आइए, और बंगाल में हमने एक सोसाइटी की है। एजुकेशन में उस वक्त हमारे मुल्क में 2 स्टेट बहुत एडवांस थी उस जमाने में, एक स्टेट बंगाल और दूसरी पंजाब। और पंजाब इतना बड़ा था कि जो हिमाचल तक था और आधा पाकिस्तान था उसके। तो सर सैयद को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आपको लेक्चर दिया जाएगा। ये लेक्चर हर जुबान में मौजूद है। 1862 में 16 अप्रैल 1862 को उनको
आपको इनवाइट किया गया कि आप लेक्चर देंगे। लेक्चर का उन्वान था कि हमें अंग्रेजी पढ़ना है। रिटिन में हमारे यहाँ भी, हमने भी इसको, जब हम एडिटर थे तमाम इसको हाईलाइट किया, और अंग्रेजों ने तो इतना खुश हो गए थे उस वक्त कि उनको सर वगैरह का खिताब बाद में दिया, अपने यहाँ का मेंबर बनाया। उन्होंने इस पे लेक्चर दिया था, और लेक्चर बंगाल में बैठ के 1862 में फारसी में दिया। गौर कीजिएगा, पूरा लेक्चर फारसी में है। आपको मैंने डेट भी बता दी, सब कुछ, और उसका उन्वान है कि हमें अंग्रेजी पढ़ना है। सर सैयद ने उसमें बताया 1862 में कि अब हम जर्मन नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि इस वक्त जर्मन, उस वक्त 1862 में बहुत एडवांस है। फ्रेंच नहीं पढ़ सकते हैं एक साथ, और दूसरी जबानें यूरोप की नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम अंग्रेजी के ट्रांसलेशन के जरिए अपने को आगे बढ़ाएं और रीच कर लें तो बड़ा काम होगा। ये पहला उनका लेक्चर था, अप्रैल 1862 को कलकत्ते में नवाब अब्दुल लतीफ के घर में। तो बहुत बड़ा म्यूजियम का वहां बना हुआ है, और हम हमेशा जश्न मनाते हैं सर सैयद का। उन्होंने लेक्चर किस में दे रहे? फारसी में, यानी वहां जानने वाले बंगाल में कौन है? फारसी। अब लेक्चर आज भी तो वही उसके सामने दिया जाएगा जो भाषा जानने वाले हो, और लोग भी जानते होंगे, लेकिन लेक्चर को दिया गया और उन्होंने कहा अंग्रेजी पढ़िए, ताकि दुनिया भर के साइंस के और टेक्नोलॉजी के तर्जुमे, वो साइंस और टेक्नोलॉजी और इन्हीं तमाम चीजों की तरफ तो कौम को लाना चाहिए। और बड़ी मुसीबतें भी झेली, बड़ी मुसीबतें थी। हम भी बड़े वफादार, हमने अंग्रेजी सीख ली। अलीगढ़ में आज हम बहुत आयुष में करते हैं, लेकिन बाकी सब चीजें जमीन निकल गई, यानी हमने पूरी बिल्डिंग रेत पे बना दी जहां उसकी बुनियाद कमजोर हो गई। तो यकीनन हर दुनिया की क्यों ना जुबान हम सीखें, लेकिन सबसे ज्यादा हमें मोहब्बत हमें हमारी मातृभाषा, मादरी जुबान से होना चाहिए। मेरा ख्याल है इतना ही रखे, कुछ सवाल हो तो जरूर हो, ताकि गुफ्तगू बढ़ सके, वरना हम तो अभी बहुत बातें कर सकते हैं। ये तो हमारा पसंदीदा टॉपिक है। कोई सवाल हो तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत ही अच्छा रहा हम लोग, बहुत So, चीजें very good morning to you. I'm Snehlata from Lucknow. जी जी। आपने ये बोला कि उर्दू आवाम की भाषा नहीं हो पाई, और ये कहीं ना कहीं एक शौकिया भाषा रह के बन के रह गई, और संस्कृत के साथ भी वही हाल है। क्योंकि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े, और अपने जो हमारे इंडिजिनस चीजें हैं, जो हमारा ओरिजिन है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी है। तो इसको कैसे दूर किया जाए, आप इस पे जरा सा बात करिएगा तो हमें मतलब क्लियर हो जाएगा। और एक सवाल मेरा और था कि हम हिंदी भाषी जो लोग हैं, जो उत्तर पूर्व की बात, अरे मतलब इधर की बात करें, हम पूर्वांचल की या उस बेल्ट की जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, जब कोई और भाषा के लोग मिलेंगे तो वो अपनी भाषा में बात करेंगे और ये अपने अपनेपन को बरकरार रखेंगे। लेकिन जब हम लोग मिलते हैं तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। इसका क्या कारण है? हम उसको बड़ा गिल्ट फील करते हैं, या हम उसको बड़ा बैकवर्डनेस फील करते हैं अपनी भाषा में अपने लोगों से बात करना। ये क्यों ऐसा होता है हम लोगों के साथ? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आप लखनऊ की हैं, अवध की रहने वाली हैं, मैं भी अवध का रहने वाला हूँ। बस आप लखनऊ की हैं, मैं उन्नाव का हूँ, बहुत छोटी सी जगह। कसूर हमारा आपका है। बहुत अच्छी बात है कि हम घर में पूरा एटमॉस्फेयर उसे दें कि वो इंग्लिश सीख जाए, लेकिन उस एटमॉस्फेयर में हम उसे अब जरा सा गौर करिए कि आप लखनऊ में रहते हैं, कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे हो कोई आपका गरीब रिश्तेदार, और जब रिश्तेदार अतिथि आ जाए तो ऐसा ना हो कि आप बच्चों से कहें कि वो इंग्लिश नहीं जानती हैं, वो तो हिंदी जानती हैं, तो तुम्हारी लैंग्वेज खराब होगी, तुम्हारा बिहेवियर खराब होगा। हो तुम्हारी मौसी, हो नानी, हो दादी, अपने कमरे पढ़ो, पढ़ाओ। पढ़ा लिया हमने अपने बच्चे को, अब हम बहुत ये नहीं
बेहद पढ़ा लिया। अब वो बच्चा जब बेहद डिग्री लेके घर लाए तो छोटा भाई जो लखनऊ में रह रहा है उससे कह रहा है, देखो पापा को सबसे बड़े डॉक्टर को दिखलाओ, जितने पैसे की जरूरत हो हमें बताओ। भैया आ जाइए, अब पापा लास्ट स्टेज में है। सोचो कैसे है, इतनी बड़ी नौकरी और भाभी बच्चे सब कुछ है। पापा पापा गए, आओ, आ गए, बच्चे भी आ गए। वो यहाँ का पानी नहीं पिएगा, आपके यहाँ फिल्टर और एडवांस फिल्टर लगाओ। बाहर घर से मास्क लगा के आ रहा है, उसे आप कुएं का पानी बताएंगे, हैंडपंप का पानी बताएंगे, खेत खलियान की बात करेंगे? ये तो उसके लिए बात ही नहीं हुई। अगर कहीं वो जोश में आके खेत में चला गया और उसने गाजर एक उखाड़ के खा लिया और जो नाली में पानी बह रहा था, तो आप तो पूरे खानदान को बुरा भला कह देंगी उस भाषा में जो दूसरी भाषा। हमारा भी है, हम जो बच्चे को सिखा रहे हैं उस बरसों में उसने वही सीख लिया। इतना तालीम में बता दिया कि वो MBBS है और MD सब कुछ कर गया है, अब वो सर्विस में आ गया है, क्या पढ़े? कितने वो इंग्लिश के अपने मेडिकल की बुक्स को पढ़े, इसलिए आपने उसे कभी बताया ही नहीं कि इंग्लिश के नाम पढ़ो। आपने बताया ही नहीं कि शेक्सपियर क्या है, और शेक्सपियर के कंपैरिजन वो कैसे करे कि कोई कालिदास भी था। इसमें कसूर हमारा है, हमारे स्कूल का नहीं। स्कूल तो वो करेगा जहां उसकी कमाई होगी। स्कूल तो आपको बैग भी, बिस्तर भी, हर चीज वो मुहैया कर देगा। वो तो बिजनेस है उसका। बिजनेस एक डिग्री जरूर रहे, लेकिन हमारी परंपराएं, हमारे रिश्ते, हमारे नाते जरूर कहीं पर हो जहां पर वो ये तमाम चीजें भी जान सके, अपने मुलाजिम से घर में जब बात कर सके, उसको रिस्पेक्ट पे कर सके, उसकी बात को समझ सके। और अगर कहीं वो अपनी भाषा को भी समझ लेगा तो बहुत अच्छा है, वरना ठेके पर ऐसा ना हो। हाथ जोड़ के मैंने कोविड-19 में देखा है, और उसके ऊपर मेरी वाइफ ने बहुत अच्छे आर्टिकल भी लिखे थे। ऐसा ना हो कि सब कुछ ठेके पे दे दिया जाए, कि चिता जलाने वाला ठेके पे, तदफीन करने वाला, कब्र में उतारने वाला, उसके लिए कुरान और हदीस पढ़ने वाला, उसके लिए दुआ और फातिहा करने वाला, उसके लिए और भी धार्मिक चीजें पढ़ने वाले सब किराए पर आए। क्योंकि हमारा बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं, उसके पास पैसा है, इस पैसे को लेके क्या करेगा? तो हम अगर खुद इसे नहीं करेंगे, कभी आपने सोचा आपका बच्चा लखनऊ में पढ़ रहा है और लखनऊ में पढ़ते वक्त वो उसने स्कूल जाते वक्त आपसे कहा है, मम्मी आज एक पराठा एक्स्ट्रा रख दीजिए? कहेगा हाँ लो बेटा, वो बहुत खुश हो के, चाय जितनी आपको देर हो रही, पराठा बच्चे के लिए। किसके लिए? अपने फ्रेंड के लिए। अब आप तो नहीं पूछ सकती, लेकिन अब कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा, पूछ ले फ्रेंड का नाम क्या, तो उसने कह दिया सगीर। आप क्या कहेंगी? कमबख्त, तू उसे पराठा खिलाए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये बहुत बड़ा डिबेट है सर, मेरे नाम में कोई टाइटल नहीं है। सो मैं एक बार कलकत्ता गई थी एक कोर्स करने के लिए, तो वहां मुझे करीब 1 घंटे डिबेट करना पड़ा कि क्या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट का भी कोई टाइटल नहीं है? ये कैसा नाम है तुम्हारा जहाँ पे कोई टाइटल ही नहीं है? ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि हु आर यू? यही होना चाहिए कि हमारी अपनी आइडेंटिटी है। हमने आपको बहुत पुरानी एक कहानी के छोटे से टच दिया था, डॉक्टर रशीद जहां का 19 और यानी जो प्रेमचंद के की उंगली पकड़ के चली, MBBS डॉक्टर, उसने कहानी लिखी थी दिल्ली की सैर। कभी पढ़ लीजिएगा, हर लैंग्वेज में, इंग्लिश में है वो, दिल्ली की सैर। और बहुत मामूली से टच, प्रेमचंद ने कहा था तुमने टच बहुत अच्छा किया। तभी वो मंगलसूत्र लिख रहे थे प्रेमचंद, कि उसके टचेस क्या होते हैं, फीलिंग्स, हर चीज। अगर आइडेंटिटी हमारी तुम्हारे नाम से है तो फिर क्या? हमारी आइडेंटिटी हमारे नाम से हम अपने बच्चे को दें, उसकी आइडेंटिटी हो उसके नाम से, और उसके नाम से उसके मुल्क के नाम से।
हम हज करने गए अपनी वाइफ के साथ 2012 में। हमारी आइडेंटिटी जैसे आज हम घड़ी बांधे हुए ऐसे कड़ा पड़ा हुआ, और ग्रीन से गए थे यानी फर्स्ट क्लास में पड़ा हुआ था, जिसमें हमारी सारी आइडेंटिटी लिखी हुई थी कि हम इंडियन है, हमारी एम्बेसी ये है, कोई बात होगी तो हमें यहाँ पहुंचाया जाएगा। ये है आइडेंटिटी। वहां पूछने वाले ने नहीं पूछा तुम मुसलमान हो, वहां पूछने वाले ने पूछा कि तुम इंडियन हो। और शुरू किया था मैंने कि यही इंडियन, यानी ये भक्ति, ये जज्बा, ये फीलिंग हमें बहुत बड़ा इंसान। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम राजकुमार वैदिक है सर। एसवी कॉलेज अलीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज की आपकी जो क्लास रही सर, इसने वास्तव में ये बता दिया कि सच्ची शिक्षा या वास्तविक शिक्षा किसे कहते हैं। कोई डॉक्टर MBBS MD और DM करके आता है, लेकिन जब वो किडनी से स्टोन निकालने के नाम पर कभी कभी किडनी ही निकालकर लंदन में जाके बिचवा देता है, तब वो पढ़ा लिखा कितना भी हो सकता है, पर क्या वास्तव में उसने शिक्षा पाई होगी। आज आपके इस सेशन ने बताया कि असल में शिक्षा क्या है। पढ़ लिख कोई भी सकता है, कोई भी बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल कर सकता है, पर डिग्रियां शिक्षा नहीं होती। बिल्कुल वास्तव सर। में तो डिग्री जीना कैसे है और संसार को जीने के लिए कैसे प्रेरित करना है, यह शिक्षा है। बिल्कुल सर साहब, ये असली चीज यही है। ये अगर ये सर मैं सब चीजें नहीं हो। जी 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 सर बताइए जी। आप नहीं सर आप हम तो इनकी बात को बहुत अच्छा सर कि ये देखिए, यही ये अगर चीजें आज नहीं तो कल आएंगी। ये सर्किल होता है, और सर्किल में अभी हमारी यंग जनरेशन ने कोविड-19 में देख लिया। तो कोविड-19 के बाद अब वो सोच रहा है कि हम अपना तमाम इन्वेस्टमेंट अपने क्यों नहीं अपनी कंट्री में करके चले, और हम यानी पूरे दुनिया में जहां वो जन्नत में समझ रहा, उसने कहा नहीं हम अपनी असली जन्नत में चलेंगे। एक और कहानी का एक टच सुना दे। एक प्रेमचंद की कहानी है, पहली कहानी है शुरू में जो उनके कहानियों में है, यही मेरा वतन है। ये प्रेमचंद जिस वक्त तक अभी कोई बड़े नहीं हुए हैं, उनके ये 2008 की कहानी है, वो 1908 की, कि वो कहते यही मेरा सर वतन है। सोजे वतन में शामिल है मजमू। सोते वतन में शामिल है। अमेरिका से कैंडिडेट आ रहा है उस वक्त, आप सोचिए अमेरिका से आ रहा है, और अमेरिका से आके भोर भये यानी अलग सुबह अर्ली मॉर्निंग वो अपने यहाँ पहुंचता है। तो ये कहते ये मेरा वतन, देख के घबरा जाता है कि हम कहाँ आ गए। जब बहुत देर के बाद उसे एहसास हुआ कि अरे यहाँ तो साधु जा रहे हैं, संत जा रहे हैं, यहाँ तो मस्जिद से अजान हो रही, तो वो कह रहा यही मेरा वतन है, यही मेरा वतन, यही मेरा वतन। तो तमाम चीजें हमारी, देखिए ये चीज कहाँ से मिल रही, प्रेमचंद से। और चलिए प्रेमचंद से कह के चले जाए, बड़ा अच्छा आपने अभी सवाल उठाया है। प्रेमचंद की रोज आप कहानी पढ़ते हैं ईदगाह, आज जी दूसरे सर एंगल से आप कभी पढ़िएगा। ईदगाह कहानी क्या मुसलमानों के लिए लिखती है, उसका मरकजी किरदार हामिद है। देखिए एक बड़ा फनकार इसलिए अमर होता है, टैगोर अमर हुआ इसलिए, टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिली तो सबसे पहली स्पीच इंटरव्यू अल्लामा इकबाल का था कि यस उसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलता तो हमको मिलता। ये दूसरी बात कि उनको नहीं मिलता तो हमको मिलता, ताकि हमारे देश में उस वक्त इंडिया। तो इन बड़े लोगों के बीच में जब हम रहते हैं तो तमाम चीजें हमें मालूम होनी चाहिए और हम उनसे कुछ सीख लें। प्रेमचंद ने तमाम उम्र कहा कि हम गांव में बसना चाहते हैं। आप गांव में हम बसना चाहते हैं, अपने बच्चे को नहीं ले जाना चाहते। हमने अपनी पूरी लाइफ में यानी हमने और हमारे पूर्वजों ने क्या डेवलप किया, क्या अच्छा स्कूल है, अच्छा मेडिकल कॉलेज है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, अच्छा पानी है, क्यों नहीं है। गंगा वहीं से बहती है, लेकिन हम भी तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। अगर हमारा बच्चा ये देख रहा है कि हमने आके बैठे हुए हैं और अपने रूम बुलाया है एक इलेक्ट्रीशियन को
कि यार बिल बहुत आ रहा है, 5 एसी लगे हैं, कैसे काम चले, तुमने क्या 5 केवी का लगवा दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, बच्चा बहुत अच्छा नाश्ता स्पेशल नाश्ता ला। उसने कहा सर हाफ हो जाएगा, फौरन हो जाएगा, कोई परवाह नहीं, ये करना होगा, कर लीजिए, हो गया आपका काम। ने बुलाया, बैठा, देखो कहीं पकड़े ना जाए, हम लोग पूरी फैमिली के साथ गए थे टूर पे। कहाँ कहाँ गए थे हम, पूरे साउथ को घूम के आए, या नॉर्थ को या ईस्ट को घूम के आए थे। गए 2-3 लोग थे, लेकिन परमिशन हमारे पास ये है, आप पूरा बिल बना दो ताकि हम तमाम चीजें ले लें। ये कहाँ बना रहे हैं अपने बच्चे के सामने, और उससे हम तवक्को करते हैं। जो हम दे रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, वो उसका फल तो मिलेगा। हमें अपने आप को देखना है, बचाना है। यकीनन यूरोप बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, और यूरोप से हम कॉपी कर रहे हैं कि बच्चे के सामने हम बिल्कुल आइडियल बने रहे। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम अनकॉन्शियस में जो गलत काम कर रहे हैं वो भी तो बच्चे के सामने है। ये छोटी छोटी इस तरह की चोरी बेईमानी। अब वो कह रहा पापा, कारीगर तो यही कह रहा है कि आप तो रोड को यूं आगे बढ़ा दे रहे हैं, तो रोड पे जाएगा, हमारी स्कूल की बस कैसे जाएगी। अरे बेटे, तोड़वा लिया जाएगा, उधर का टूटेगा, सरकारी है वो, सरकारी है वो, हमारा नहीं है। नल बह रहा है, बहने दो, सरकारी है। बाहर खंबे की लाइट जल रही है, जलने दो, सरकारी है। जिस दिन ये फीलिंग हो जाएगी सरकार हमारी है, सब कुछ हमारा है, ये लॉस नहीं होगा। तो बहुत छोटी छोटी बातों से ये सब कुछ घर परिवार और फिर सूबा और देश बनता है। तो हम अपनी कमजोरियों को छुपाएं, अपनी अच्छाइयों को दूसरों तक देने की कोशिश करें। जी साहब, अब इसका कोई नुस्खा हमारे पास नहीं है जो हम आपको बता सकें, खुद हमें देखना होगा कि ये नुस्खे क्या हो सकते हैं। हाँ सर, मैं सुरेश डॉक्टर राही मासूम रैया के ज़िले से बोल रहा हूँ। अरे वाह, अभी तक तो हमने बौद्धिकता और ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण कक्षाएं ली हैं, लेकिन यह कक्षा भावनाओं और विचारों से भरपूर थी, इसलिए दिल के बेहद करीब ये है। और वर्तमान परिवेश के हिसाब से आज का विषय भी बहुत प्रासंगिक था। नफरत मिटाकर अच्छा इंसान बनने की दिशा में यह कक्षा मददगार साबित होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। मुझे भी खुशी हुई कि आपको पसंद आया, लेकिन ये जरूरी भी है, हम सब के लिए जरूरी है, और हमें खुद सोचना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपके कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? जी। सर आपके कांटेक्ट नंबर चाहिए। हाँ हाँ, लिख लीजिए। जी सर। 935 935 जी सर। 825 76 जी सर। 96। 93 सुन लीजिएगा, 935 825 7696। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और वो भी है। जी सर, मैं ये बात बोलना चाहूंगा, मैं फहीमुद्दीन, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। अच्छा, सर मैं टोंक राजस्थान से ताल्लुक रखता हूँ। तो सर यहाँ पर 36 कौमों के तलबा और तालिबात उर्दू जबान में तालीम हासिल करते हैं, और बहुत से गांव यहाँ ऐसे हैं, जैसे निवाई तहसील में एक गांव है सीधड़ा, वहाँ पर एक कम्युनिटी जो मीणा कम्युनिटी, उसके बहुत से बच्चे जो है सिर्फ उर्दू ही पढ़ते हैं, और बहुत से जो है वहाँ टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर उस जबान से, तो उस जबान को बहुत फ़रोग दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उनको ये जबान अजीज़ है, और अपनी गुफ्तगू में और अपनी ज़िंदगी में वो इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत देखिए, बहुत अच्छी जगह से आप हैं, टोक से। टोक से तो मेरा रूम पार्टनर था, और उस फैमिली को आप जानते होंगे, जावेद हबीब का छोटा भाई खुर्शीद, जो बिल्कुल सर। जयपुर से प्रोफेसर के हैसियत से रिटायर हुआ, सर और मैं उनके वही रहा। वालिद वकील थे। आप हबीबुद्दीन साहब जी। सर मैं जामिया से मैंने बीएड किया, और मैं जावेद हबीब साहब के पास ही रहता था, उनके वहीं रह करके मैंने अपनी बीएड की तालीम हासिल की, जामिया मिलिया इस्लामिया से, जुबैदा हबीब तो में। ये तमाम चीजें यहाँ जिस जगह से आप रह रहे हैं, जानिसार अख्तर का ये इलाका है। जी तो ये बिल्कुल तमाम, बिल्कुल। हर बड़ा कवि, हर बड़ा शायर जो मैसेज देता है, वो
मैसेज यही है। टोंक जान थी राजपूतों की, टोंक बाद में जान बन गई मध्य प्रदेश की, जब नवाबीन वहां आए। क्यों? उसका एक मिजाज था। तो एक छोटी सी जगह का अगर मिजाज भी बन जाए तो वो बहुत जरूरी है। हम दूर न देखें, अपने घर अपने आसपास को देख लें। तो इसी जमी को हमें आसमां बनाना है, हमें नहीं है किसी और आसमां की तरह। बहुत बड़ा मैसेज है, अगर इसको समझ ले तो इंसान सब कुछ इसको जरिए अगर, और नई नस्ल भी इस पर अमल करती है। ठीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ रहने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्ते सर। Thank you, sir. मैं डॉक्टर रीना थैंक यू लखनऊ सर। से थैंक यू सर। 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 हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रही थी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जरूर, आप तो वहां पर है, पता नहीं आपके यहाँ वो हमारी मैगजीन पहुंचती है कि नहीं। हमारी है सीमा भी मुजल्ला जरूर पहुंचती है। आप किसमें, जामिया में है? नहीं सर, मैं राजस्थान में अच्छा, जी कॉलेज झालावाड़, जामिया से मैंने बीएड किया था सर, जामिया से बीएड। राजस्थान हम बहुत गए हैं, बहुत देखा हुआ है, बहुत ही सबसे हिस्टोरिकल प्लेस है। चाहे वो कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर हम लोग सेमिनार में हम और हमारी वाइफ ले जाते एपीआई में भी है हैं। और आज भी आइडियल है, बिल्कुल सर। वैसे हर स्टेट आइडियल है, जी और हमें वही करना है जो अभी बहुत अच्छी बात है, हमें इस तरफ से देखिए। सर मेरा एक बहुत क्वेश्चन अच्छा था सर। जी, सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी। मैं लखनऊ से डॉक्टर रीना सिंह हूँ सर। जब इंटरव्यू देने जाते हैं सर, तो बेसिकली अगर किसी ने हिंदी में अपना सारे क्वेश्चंस दिए हैं या आंसर्स दिए हैं और किसी ने इंग्लिश में दिए हैं, तब प्रेफरेंस इंग्लिश वालों को ही मिलती है, ऐसा क्यों है सर? मैंने फेस किया है सर, मैं एक जगह फेस कर चुकी हूँ। इसमें आपका कसूर नहीं जब है। इंग्लिश में यार, मैं जो बोलती उस हूँ तरफ तो बैठा हुआ शख्स वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है, क्योंकि उसको ये पूछना ही नहीं चाहिए। ये मौका हमारा यहाँ के ऊपर नहीं ये कहने का है। हमारी मिसेस के डेथ हो गई, सीमा नाम है उनका, और उन्हीं के नाम से है प्रोफेसरशिप का उनका इंटरव्यू। ये चूंकि मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ इसलिए से रिकॉर्डेड उनका प्रोफेसरशिप का इंटरव्यू। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमयू विजिटर नामनी के सामने जिस वक्त हमारी मिसेस ने अपना बायोडाटा रखा, उसने कहा अरे आप हिंदी से उर्दू, उर्दू से अंग्रेजी, और तीनों भाषाओं में आपको कमांड है, और आप उर्दू के लिए है, और इतना आपका रिसर्च वर्क है, और सब कुछ आपका साहित्य अकेडमी और वाणी से छपा है, या राजकमल से छपा है, या उर्दू के बड़े बायोडाटा वगैरह देख के खुश हो गया वो। और उसका इंप्रेशन आप सब जानते हैं कि फिर अगर विजिटर नामनी एकदम से कह दे तो फिर लोकल पे क्या होगा। हमारे जो वाइस चांसलर तारक मंसूर साहब ने जिस वक्त उनका प्रोफेसर के लिए अपॉइंटमेंट किया तो 5 एडवांस इंक्रीमेंट किए प्रोफेसर। ये अभी की बात बता रहा हूँ, अभी 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई, सर्विस में ही थी। और ये ऑन रिकॉर्ड नाम सबके मैं लेके कह रहा हूँ। तो जो बैठता है सीट के ऊपर तो वो ये उस वक्त वो परमात्मा बन जाता है। वो ये नहीं जानता है कि हम अच्छे कैंडिडेट को ले, अगर हमने अच्छे कैंडिडेट को ले लिया, सही कैंडिडेट को ले लिया, तो कभी उसे डरने की जरूरत नहीं। अगर गलत वो कर रहा है तो फिर वो गलत करते करते उसकी आदत बन जाएगी, और फिर वो अपने दूसरों से उम्मीद करता है कि उसके बच्चे गलत ना करें। लेकिन ये माहौल बुरा बना है, कोई एक जगह नहीं, हर जगह बना है, और हर जगह अच्छा है। जहां जहां हम लोग जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में देखते हैं एक से बढ़कर एक। अभी मैं औरंगाबाद गया था, और औरंगाबाद में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में गया, जो उसका चांसलर है वही उसका मालिक और उसका उनका नाम है, मैं आपको पूरा बताऊं, उनका नाम है कदम राव। वो अपने कमरे में बैठे हुए सुन भी रहे थे मेरे लेक्चर को, की नोट एड्रेस को। तो मैंने कहा हमारी उर्दू तो शुरू होती है कदम राव और पदम राव से ही,
अपने कमरे से हमारे यहाँ चैम्बर में आके मैसेज देना पड़ता है। ये रिकॉर्डेड। हमने कहा साहब आपकी इतनी शानदार यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा ये हम मराठवाड़ों की यूनिवर्सिटी है और हम गवर्नमेंट से कम लेते हैं, हमारे पास दौलत बहुत है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन हमने कहा मुसलमान जो उर्दू पढ़ रहा है, ये हमसे वहाँ के चुपके से चेयरमैन ने कहा ये बहुत गरीब है, तो उन्होंने कहा मैं अभी ऐलान करता हूँ कि 50% मैं आप कर दूंगा इम्प्रेशन। ये कदम राव जी ने फौरन वहां कर दिया और उन्होंने कहा स्कॉलरशिप भी दूंगा, लेकिन वो सिर्फ मेरिट पे। कि ये तो शख्स पूजनीय है, फिर पूजनीय कौन होता है जिसके अंदर कोई ऐसा भेदभाव ना हो। बुराइयों की तरफ न जाइए, हर जगह बुराई, लेकिन हम जो अपनी मदर टंग को जैसे देते हैं तो सब लोग बड़ा सोचते हैं कि अरे ये तो हिंदी में बात कर रहे हैं या फिर हिंदी में लेक्चर देंगे या हिंदी में मंच संभालेंगे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फील होता है कि क्या इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमारी मदर टंग पर हावी हो रही है। अब चलिए एक चीज कभी पूछ लीजिएगा, अभी आए नहीं फैजा साहब, हम आपसे बता देते, उनसे पहले अब्दुल रहीम कदवाई साहब थे। 2001 में मुझसे एकेडमिक स्टाफ कॉलेज यूजीसी ने कह दिया कि साहब साहिर साहब आप 2001 में आप एक रिफ्रेशर कोर्स करा दीजिए। हमने कहा करा देंगे। जब हमारे सामने ऑर्डर आया तो मालूम हुआ मेडिकल कॉलेज में कराना है। एक आदमी ने मेडिकल कॉलेज में 92 पार्टिसिपेंट्स को, उस वक्त ऑनलाइन नहीं होता था, करवा दिया। तो ये अपनी लैंग्वेज पर आपको कमांड हो, तो हम रिसोर्स पर्सन को जिसके बारे में हम नहीं जानते थे उसको पूछ के और उसको इस तरह से टूटी फूटी अंग्रेजी और अपनी उर्दू में समझा देते थे। एक महीने के बाद जब जितने डॉक्टर वहां से निकले सबको शेर याद हो गया। चेंज करना पड़ा। बिल्कुल ठीक, अच्छा बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा चाय पी लीजिए वरना फिर दूसरा आपका थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू 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 थैंक यू सर। ओके।